दोस्तों, इस कहानी का मुख्य विषय भाग्य है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चाहे व्यक्ति जो कुछ भी कर ले, जो भाग्य में लिख दिया जाता है वही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो बहुत ही सुंदर कहानी है। इसी गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और चालाक था। एक दिन की बात है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलने जाने का प्लान किया। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ज्ञानी पंडित अपने घर से मित्र को मिलने के लिए निकल गया। उसके मित्र का घर काफी दूर था। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलते थे, इसलिए वह कुछ खाने के लिए सामान ले लिया और अपने घर से निकल गया। इस तरह से कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और आदमी मिल गया और वह आदमी भी पंडित के कदम से कदम मिलाकर चलने लगा और पंडित और वो दोनों एक साथ चलने लगे। पंडित ने भी सोचा कि चलो एक साथ चलते हैं, वैसे राहें कट जाएगी, कुछ बातें करते हुए चले जाएंगे, और दोनों एक साथ जाने लगे। तभी ज्ञानी पंडित ने सोचा कि इस व्यक्ति का नाम पूछता हूँ। ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, वह आदमी ने जवाब दिया कि मेरा नाम महाकाल है। पंडित ने जब यह नाम सुना महाकाल, तो उसे एक अजीब सी लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलिए मुझे नाम से क्या लेना देना, हम तो साथ चलेंगे कुछ देर तक। और अपने धुन में दोनों चलने लगे। इस तरह से दोनों जा ही रहे थे तो एक गांव में वह आदमी ने कहा कि पंडित जी आप चलिए, मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है। एक व्यक्ति को संदेशा देना है और मैं उस व्यक्ति से मिल के आता हूँ, आपसे मैं आगे मिलूंगा। इस तरह से पंडित चलने लगा और वह व्यक्ति वहां से उस गांव में चला गया। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस गांव में पहुंचा, तब तक किसी की एक्सीडेंट हो गई और वह व्यक्ति उसी समय मर गया। और यह खबर उस ज्ञानी पंडित को भी मिला कि उस गांव में किसी व्यक्ति की अभी अभी एक्सीडेंट हो गई है और वह मर गया। तब तक आगे चलकर पंडित कहीं ठहर गया जहाँ पे एक मंदिर था। उसके ठीक कुछ देर बाद वह व्यक्ति जो महाकाल था, वह भी पंडित के पास पहुंच गया। तभी वह ज्ञानी पंडित और महाकाल दोनों उस मंदिर के पास बैठे और आराम करने लगे। तब तक शाम हो चुकी थी। उस मंदिर के पास रात को ठहरने का जगह था, तो दोनों ने निश्चय किया कि आज रात को इसी मंदिर के पास ठहर जाएंगे और फिर कल सुबह में अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। तब तक महाकाल ने बोला कि ठीक है पंडित जी, आप खा करके आराम कीजिए, मुझे सामने वाले गांव में भी किसी व्यक्ति से मिलना है, मुझे वहां भी कुछ काम है, आप आराम कीजिए, तब तक मैं मिल कर आता हूँ। और महाकाल वहां से चला गया। महाकाल जैसे ही दूसरे वाली गांव में प्रवेश किया, तब तक उधर से शोर सुनाई दिया। कुछ ही देर के बाद लोग कहने लगे कि किसी घर में आग लग गई है और उस घर में एक व्यक्ति भी जलकर मर गया है। और उस गांव से हल्ला सुनाई देने लगा और लोग दौड़ने लगे। तब तक रात हो चुकी थी और महाकाल भी कुछ देर के बाद लौटा और पंडित जी के साथ बैठ गया। अब ज्ञानी पंडित जो था, उसके मन में शंका होने लगा और वह ज्ञानी पंडित सोचने लगा कि यह महाकाल जिस स्थान पे जा रहा है, जिस गांव में जा रहा है, कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो रही है। ज्ञानी पंडित ने सोचा इस बात को मैं इससे पूछता हूँ, लेकिन वह रात में पूछना उचित नहीं समझा और वह सो गया। इस तरह से अगली दिन सुबह हुई, दोनों साथ में फ्रेश हुए और फिर दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। दोनों एक साथ चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद एक और नया गांव आया। फिर उसी तरह से महाकाल ने पंडित जी को बोला कि आप सामने चलते रहिए, मैं इस गांव में भी किसी से मिल कर आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा ठीक है, जा सकते हो। इस प्रकार से महाकाल उस गांव में प्रवेश कर गया और पंडित वहीं पे खड़े रह गए। और ज्ञानी पंडित ने सोचा मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, जो महाकाल गया है फिर कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगा। और वहां पंडित खड़ा होकर के वह गांव की तरफ देखता रहा। तभी उधर से जोर से आवाज आई, लोगों को चिल्लाने की आवाज आई। और कुछ ही देर बाद उस ओर से यह सुनाई देने लगा कि एक व्यक्ति को जानवर ने हमला कर दिया है, उस व्यक्ति की मौत हो गई है। यह पूरा प्रक्रिया पंडित देखता रहा और उसके आंखों के सामने जब महाकाल गया और महाकाल के जाने के बाद तुरंत यह घटना घटित हो गई। तब ज्ञानी पंडित यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इस महाकाल में कुछ न कुछ तो है,
यह जहाँ भी जाता है वहाँ अनहोनी जरूर होती है। तब तक ठीक उसी तरह महाकाल फिर उधर से आते दिखाई दिया। पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ। महाकाल फिर सामने आकर पंडित के सांस चलने लगा। ज्ञानी पंडित वह सोचा कि अब तो मैं इससे पूछूंगा कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई न कोई अनहोनी क्यों हो जाती है। यह सोच करके पंडित ने उस महाकाल से पूछ ही दिया कि अच्छा बताओ, तुम जिस गांव में जाते हो, जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ कोई न कोई अनहोनी अवश्य हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। उस पर महाकाल ने जवाब दिया कि आप तो बहुत ज्ञानी है पंडित जी, आप ही समझ जाइए कि मैं कौन हूँ। ज्ञानी पंडित बोला कि यह सब देखकर मैं बहुत आश्चर्य हूँ और मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। इस पर महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ महाराज। मैं यमराज की आज्ञा से उन लोगों का प्राण हरने के लिए आया हूँ जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह बात सुनकर के ज्ञानी पंडित बहुत घबरा गया और वह ज्ञानी पंडित था, उसके पास बहुत ज्ञान थी। अपने आप को संतुलन बनाए रखा और हिम्मत करके उसने महाकाल से पूछा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम यमदूत हो, तो चलो बताओ अगली मृत्यु किसकी है और कहाँ होने वाली है। इसके बाद महाकाल का जवाब सुनकर ज्ञानी पंडित के पसीने छूटने लगे, क्योंकि महाकाल ने कहा कि इसके बाद तुम्हारे उस मित्र की ही मृत्यु है जिस मित्र से तुम मिलने के लिए जा रहे हो। और महाकाल ने कहा कि तुम अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। इतना सुनने के बाद ज्ञानी पंडित के कदम रुक गए और वह कुछ देर के लिए अचंभित हो गए और वह सोचने लगे कि अगर सच में यह यमदूत है तो आज हमारी मित्र की मृत्यु हो जाएगी और वो भी हमारे कारण हो जाएगी। और वह सोचने लगे कि हम अपने मित्र का मृत्यु सहन नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारे कारण। और उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया कि अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। इस तरह से मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। इतना सोच ही रहे थे तब तक महाकाल बोल उठा कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने मित्र से मिलने नहीं भी जाएंगे तब भी आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो भी आप ही के कारण। इतना सुनने के बाद ज्ञानी पंडित और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको अब विश्वास हो गया था कि यह हमारे मन की बातों को जान लिया, यानी कि सच में यह यमदूत है और यह सब कुछ होने वाला है। यह सब सोचते हुए ज्ञानी पंडित ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और उस रास्ते में चलना बंद करके फिर वापस की तरफ लौटने लगे। और उन्होंने वापस चलना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने मित्र के पास नहीं जाऊं और मैं उसका मृत्यु का कारण न बनूं। और ज्ञानी पंडित जैसे ही वापस चलना शुरू किए, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। ज्ञानी पंडित कुछ ऐसे देखे जिससे उनको चक्कर आने लगा। और ज्ञानी पंडित ने देखा कि उनका बचपन का मित्र काफी पहले से उनके पीछे पीछे दौड़ते आ रहा है और वह आवाज नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। तो गूंगा होने के कारण वह आवाज नहीं दे पा रहा था और एक पैर से अपाहिज होने के कारण जोर से दौड़ भी नहीं पा रहा था। इस तरह उनका बचपन का मित्र उनका काफी दूर से पीछा कर रहा था ताकि अपने मित्र से मिलूं। इस तरह से कुछ ही क्षण में उनका दोस्त, ज्ञानी पंडित का दोस्त, उनके पास आ पहुंचा। और जैसे ही ज्ञानी पंडित के पास पहुंचा, वह व्यक्ति, उनका बचपन का दोस्त, गिर पड़ा और हृदय आघात के कारण उसकी मौत हो गई। यह सब देखने के बाद पंडित महाकाल की ओर देखा और हक्का बक्का सा रह गया। ज्ञानी पंडित यह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो गया। तभी महाकाल ने जवाब दिया कि तुम्हारा यह मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है, क्योंकि यह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम्हें आवाज भी नहीं दे रहा था और जोर से दौड़ भी नहीं पा रहा था। उसके बावजूद तुमसे मिलने की आस लगाए हुए यह अपने पूरे ताकत को झोंक दिया और अपने पूरे ताकत को झोंक करके तुमसे मिलने की प्रयास किया, जिससे इसे हमारे तक पहुंचते पहुंचते इसको हृदय आघात हो गई और इसकी मौत हो गई। महाकाल ने कहा, इस तरह तुम अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन गए हो, क्योंकि तुम्हारा मित्र काफी देर पहले से तुम्हारा पीछा कर रहा था। इतना सुनने के बाद ज्ञानी पंडित अपने आप को धैर्य रखा और उन्होंने सोचा कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है और जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। पंडित बहुत चालाक था और उसने फिर से पूछा महाकाल से कि हमारे मित्र की मृत्यु जब होनी ही थी
तो तुम हमारे साथ साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं हर किसी के साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे लोग पहचान नहीं पाते हैं। ज्ञानी पंडित ने धैर्य रखते हुए महाकाल से एक बार पूछा कि हर किसी को तो मरना ही है, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी मृत्यु कब होगी? इतना सुनने के बाद महाकाल ने जवाब दिया कि हालांकि किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के विषय में नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जब अपनी मृत्यु के बारे में जानता है तो वह डर जाता है। लेकिन तुम बहुत ज्ञानी पंडित हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में, अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में फांसी के कारण होगी। तुम्हें फांसी दी जाएगी और आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहने के बाद महाकाल पंडित के पास से चला गया। उसके बाद पंडित ने भी बहुत घबराया, बहुत सोचा और अपने मित्र का कर्म कांड करके यथाशक्ति वह अपने गांव लौट गया। लेकिन अब बात यह थी कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के बारे में सोच करके हर कोई घबरा जाता है, और वह बात पंडित को बहुत परेशान कर रही थी। और ज्ञानी पंडित ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि मैं उस मृत्यु को टाल सकूं। यह सोचकर पंडित परेशान था। तब तक उसके दिमाग में यह बात आया कि वह तो बहुत ज्ञानी पंडित था, उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों से थी, बड़े बड़े राजाओं से थी, और उसने सोचा कि बड़े बड़े राजाओं के पास बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत ज्ञानी मंत्री रहते हैं। क्यों ना चल करके मैं उस राजा से इस पूरे बात को बताऊं, कहीं ना कहीं वहाँ के मंत्री, वहाँ के ज्ञानी लोग कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। चालाक पंडित यह सोच करके राजा के पास चला गया और राजा को ये सारी बातें बताई, और राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन लोगों से यह बात बताई। उसके बाद सभी मंत्रीगण कुछ देर तक विचार विमर्श किए आपस में, और अंत में यह फैसला लिया गया कि पंडित की मृत्यु तभी होगी जब वह अपने राज्य के सीमा से बाहर जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग राज्य के सीमा से बाहर जाने ही न दे। इस तरह से जब हम लोग राज्य के सीमा से बाहर जाने ही नहीं देंगे तो मृत्यु होगी ही नहीं। और राजा का यह आदेश हुआ कि आज से पंडित इसी महल में रहेंगे और अपने राज्य के सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, और ना ही कोई पंडित से मिलने आएगा। राजा ने यह भी कहा कि अगर पंडित को लगे कि मुझे बाहर जाना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि वो राजा के कैद में हैं। उसके बाद पंडित राजा के उस महल में ही रहने लगा और डर के कारण कहीं भी नहीं जा रहा था। ऐसे करके धीरे धीरे वह समय भी आने लगा जो समय यमदूत ने बताया था, 6 महीने बाद का समय। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, पंडित को और ज्यादा डर सता रहा था, और देखते ही देखते वह दिन आ ही गया जिस दिन वह यमदूत ने बताया था, 6 महीने बाद का समय। और वह दिन आ ही गया। उस दिन पंडित बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसने जल्दी से अपना खाया पिया और रात को जल्दी से ही सो गया, क्योंकि जल्दी सो जाएंगे तो जल्द समय हो जाएगा, और जल्द समय हो जाएगा तो वह दिन बीत जाएगी और मुझे कोई डर नहीं रहेगी, मेरी मृत्यु टल जाएगी। इस कारण पंडित जल्द ही खा करके सो गया। अब पंडित जब सो गया तो उसको बहुत एक पुरानी बीमारी थी जो किसी को भी मालूम नहीं था। राजा के दरबार में तो एक से एक डॉक्टर थे, लेकिन उनको बताया नहीं था वो पंडित कि वह हमारे अंदर बीमारी है। पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, और वह कभी कभी आता था और किसी दिन वह रात में जग के नींद में चलने लगता था। यह बीमारी उसको बहुत पुरानी थी, लेकिन वह राजा के दरबार में किसी भी वैद्य से बताया नहीं था, और अंततः वही हुआ जो होना था। उस रात, जिस रात उसको मरना था पंडित को, उसी रात उस बीमारी का दौरा पड़ा, जो बीमारी था नींद में चलना, और पंडित नींद में चलने लगा। नींद में चलते चलते वह महल के बाहर आ गया। अब पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने पंडित को रोकना उचित नहीं समझा, और इसी तरह कोई भी पहरेदार पंडित को नहीं रोका। और हुआ क्या, पंडित जब महल से निकला तो महल से निकलने के बाद बाहर घोड़े खड़े हुए थे। उन घोड़ों में से संयोग से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़े पर जाकर के पंडित सवार हो गया, और यह सब नींद के प्रक्रिया में ही हो रहा था, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। और अंततः पंडित एक घोड़े पर सवार हो गया
और वह घोड़े की चाल बहुत तेज थी, इसीलिए कुछ ही देर में वह घोड़ा उस राज्य के सीमा से बाहर लेकर चला गया। और संयोग से घोड़ा इस राज्य से निकल करके दूसरे राज्य के उस राजा के घर चला गया जो दूसरे राज्य के राजा थे। और उस समय रात के आखिरी पहर हो रही थी। और आगे क्या हुआ, उसके बाद वह पंडित अपने राजा की महल समझ करके दूसरे राज्य के राजा के महल में चला गया। यही नहीं, वह पंडित तो चलते चलते उस राज्य के राजा के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां उस राज्य के राजा अपने रानियों के साथ सोया हुआ था। वह नींद में ही जाकर के उस राज्य के राजा के बगल में ही सो गया जहां उनकी रानी सोई हुई थी। इस तरह से जब सुबह हुई तो वह राज्य का राजा देखा कि हमारे रानी के साथ कोई और सोया हुआ है। उसके बाद वह राजा आग बबूला हो गया और पंडित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। और उस पंडित को तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने राज्य की सीमा से बाहर आया कैसे और इस शयन कक्ष में पहुंचा कैसे। वह यह सोच सोच कर परेशान था कि आखिर मैं अपने राज्य से बाहर आया कैसे और इस राजा के शयन कक्ष में मैंने सोया कैसे। लेकिन उस राज्य में इसकी बात सुनने वाला था ही कौन। राजा ने तुरंत सभा बैठाई और उस पंडित को उपस्थित होने के लिए कहा और उस पंडित को उपस्थित किया गया। और जैसे ही राजा ने उस पंडित को देखा, एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के तुरंत उसी समय यह आदेश दिया कि इस पंडित को, इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और इसे फांसी दे दिया जाए। पंडित ने यह सुन करके कांपने लगा और बहुत डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने यह पूछा कि हे राजा, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया, मैं आपके महल में कैसे प्रवेश किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे आश्चर्य इस बात से भी हो रही है कि आपके किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं प्रवेश कैसे हो गया। फिर पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, आज मेरी मृत्यु निश्चित थी और वह सामने दिख रही है। अब मेरी मृत्यु आज होनी ही है तो आज हो ही जाएगी। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या बोलते हो, क्या तुमको मालूम था कि आज हमारी मृत्यु होने वाली है? पंडित ने जवाब दिया, जी हुजूर, मुझे मालूम है कि आज हमारी मृत्यु होने वाली है और ये मैं काफी दिन पहले से ही जानता था कि आज ही हमारी मृत्यु होगी। राजा ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जानता था? फिर पंडित ने उस महाकाल से मिलने की पूरी कहानी बताई जो शुरू से अंत तक हुई थी। और उसने कहा कि महाराज, आखिर मुझे हिम्मत कैसी हुई कि आपके महल में जा करके आपकी रानी के साथ सो जाऊं। किसी को यह हिम्मत नहीं हो सकती कि आपके उपस्थिति में इतने पहरेदारों के बीच कोई जा करके आपके रानी के पास सो जाए। मुझे लगता है यह भाग्य का लिखा हुआ था और यह होकर ही रहेगा। राजा को उस पंडित की बात सुन करके थोड़ी सत्यता दिखाई दिया, लेकिन फिर सोचा उसने कि यह मरने के डर से यह झूठी कहानी मुझे सुना रहा है। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा कि महाराज, इसकी बातों की सत्यता की जांच हो सकती है। पड़ोसी के राजा हमारे मित्र हैं, अगर हम लोग चाहें तो वहां पे अपना दूत भेज करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह पंडित झूठ बोल रहा है कि वास्तव में सत्य है। इस पर राजा ने जवाब दिया कि हाँ, बात तो सही है। तो पंडित से कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सत्यता का पता लगा रहा हूँ, अगर तुम सत्य निकले तो मैं विचार करूंगा, नहीं तो तुम्हारी तो अंत निश्चित है, तुम्हें फांसी दी ही जाएगी। और वह राजा तुरंत अपने राज्य से कुछ व्यक्तियों को उस पड़ोसी राज्य में भेजा ताकि इस बात का पता चल जाए कि यह पंडित झूठ बोल रहा है या सत्य। आखिरकार वह लोग गए और वहां से शाम तक लौटे और इस बात का प्रमाण भी लेकर आए कि यह पंडित तो सत्य बोल रहा है। उन सभी लोगों ने बताया, महाराज, उन लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा के दरबार में ही रहता था, क्योंकि सबको मालूम था कि 6 महीने बाद इसकी मृत्यु है तो राजा अपने दरबार में रखते थे और किसी से भी नहीं मिलने देते थे। लेकिन कल रात क्या हुआ, अचानक यह कैसे इस राज्य में आ गया, कुछ भी जानकारी नहीं है। वहाँ के लोग भी यह सोच करके हैरान है। अब वहाँ के राजा बोल रहे हैं कि उस पंडित को फांसी देना यह उचित नहीं होगा, इस पर विचार किया जाए। इस बात को देखते हुए राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिया तो निष्कर्ष यह निकला कि राजा तो बिना सोचे समझे
उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी थी। अब अगर फांसी हुई तो वह निर्दोष मारा जाएगा, अगर वह फांसी नहीं दी गई तो उस राजा का वचन का अपमान होगा, उस राजा का आदेश का अपमान होगा जो आदेश वह राजा दे चुका था। और सभी मंत्रीगण विचार करने लगे। अंततः यह निष्कर्ष निकला कि राजा को बताया गया कि हे राजा, इस पंडित को फांसी दिया जाए, लेकिन एक कच्चे धागे के सूत से फांसी दिया जाए। इस तरह से अगर एक कच्चे धागे के सूत से फांसी दिया जाएगा तो फांसी की मान भी रह जाएगी, मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत यह आदेश दिया कि इस पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया जाए, और वह बनाना शुरू भी हो गया। उसके बाद एक कच्चे धागा का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार उसी स्थान पे ले जाया गया जहाँ पे फांसी दिया जाता है। यह देख करके सभी लोग खुश थे, सब लोग हंस रहे थे कि इससे ना ही राजा का वचन जाएगा और ना ही इस पंडित की मृत्यु होगी। पंडित भी यह सुन करके और यह सोच करके मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलिए अब हमारी मृत्यु टल गई, कच्चे सूत की धागा से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। और पंडित भी मन ही मन मुस्कुराने लगा और पंडित खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे महाकाल ने कहा था कि तुम खुशी खुशी फांसी को स्वीकार करोगे। और अंततः हुआ वही जो होना था। जो भाग्य में लिख जाता है वह होकर ही रहता है। पंडित को फांसी पर चढ़ाई गई। पंडित हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और उसके गले में कच्चे धागे की सूत लगाई गई। और जैसे ही उस धागे को खींचा गया, यानी कि फांसी को खींचा गया, धागा तो टूट गया, लेकिन धागा टूटने से पहले वह धागा पंडित की गर्दन की एक नस को काट दिया। और वह पंडित का गर्दन का एक नस कट जाने के कारण उसमें से बहुत तेज धार से खून बहने लगा और पंडित नीचे गिर पड़ा। धागा तो टूट गया, बाकी पंडित को किसी भी तरह से चोट नहीं आई, लेकिन बस एक नस कट गया जिसके कारण पंडित को बहुत सारे शरीर से खून निकलने लगे। और कुछ ही देर में वह खून निकलने के बाद पंडित शांत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देख करके सब लोग बहुत आश्चर्य थे। राजा आश्चर्य हो गए और सब मंत्रीगण भी आश्चर्य थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अंत में वह हो ही गया जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। इस तरह से जो भाग्य में लिखा हुआ रहता है वह होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान ने हमें अपनी मृत्यु जानने की शक्ति नहीं दी। कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु नहीं जान सकता है, और यही कारण है कि अपना कोई मृत्यु नहीं जानता। क्योंकि अगर कोई अपना मृत्यु जानेगा तो इसी तरह से परेशान होगा, और आखिरकार जो लिखा जाएगा, जो भाग्य में होगा, वह तो होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।